नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज हम बात करेंगे फ्रांस के एक और भूगोलवेत्ता अल्बर्ट डिमाजिया। अल्बर्ट डिमाजियम का जन्म वास्जेस, फ्रांस में हुआ। वह प्रारंभ से ही भूगोल के अध्ययन की ओर विशेष आकर्षित रहे। उन्होंने ब्लास के सानिध्य में पेरिस में इतिहास एवं भूगोल का अध्ययन किया। वह कुछ समय तक डी मार्तोनी का छात्र एवं बाद में साथी रहे। सन 1895 में अध्ययन समाप्ति के पश्चात उनकी नियुक्ति पिकार्डी के विद्यालयों में अध्यापक के रूप में हुई। यहाँ रहते हुए उन्होंने ब्लाश एवं मार्तोनी के चिंतन के आधार पर पिकार्डी के प्रादेशिक भूगोल पर एक विस्तृत ग्रंथ लिखा, जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ। उनके कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें लिली विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक पद पर चयन किया गया। यहाँ वह 1911 तक रहे। यहीं से उनकी प्रसिद्धि प्रधान मानव भूगोलवेत्ता के रूप में हुई। उन्होंने 1911 से जीवन पर्यंत शोध लेख एवं विशेष उद्देश्यों से निरंतर लेखन का कार्य जारी रखा। 1911 में डिमाजिया की नियुक्ति मार्तोनी के साथ सॉर्बन विश्वविद्यालय पेरिस में भूगोल के प्राध्यापक पद पर हुई। यहाँ वह जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। पेरिस में रहते हुए आपने निरंतर मानव भूगोल की विविध समस्याएं, संकल्पनाएं एवं प्रकरणों पर शोधपूर्ण कार्य जारी रखा। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपने पेरिस विश्वविद्यालय एवं पुस्तकालय के पुरातत्व विभाग का निरंतर उपयोग किया। 1920 से 1940 तक वह भूगोल के प्रसिद्ध पत्रिका एनाल्स के संपादक रहे। पेरिस से ही आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। इस प्रकार ब्लाश एवं ब्रुन्स के बाद फ्रांस में मानव एवं आर्थिक भूगोल के जाने माने विद्वान बने। आपकी अनेक रचनाओं का प्रकाशन जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, स्पेन एवं जापान से भी वहां की भाषाओं में हुआ। प्रमुख रचनाएं, पहली है पिकार्डी का प्रादेशिक भूगोल 1905 में। दूसरा लिमोसियन पर 2 शोधपूर्ण लेख 1910। इस शोध पत्र में फ्रांस में पहली बार डिमाजिया ने अपर्दन चक्र पर डेविस के चिंतन से प्रभावित होकर अपना विशिष्ट मत प्रकट किया। इसका प्रभाव विलियम मॉरिस डेविस पर भी पड़ा। तीसरा औपनिवेशिक भूगोल 1923। इसका 1925 में अंग्रेजी में एवं 1927 में जर्मनी में अनुवाद हुआ। चौथा यूरोप का हास 1920। इसमें प्रथम विश्व युद्ध की तांडव लीला एवं अर्थतंत्र पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों को समझाते हुए पुनर्निर्माण आदि को समझाया गया। पांचवा 1920 से 1940 के मध्य आपके ग्रामीण बस्तियों पर अनाल्स पत्रिका में अनेकों शोधपूर्ण लेख निरंतर प्रतिवर्ष प्रकाशित होते रहे। आपके कार्यों से प्रभावित होकर IGU ने 1927 में ग्रामीण बस्तियों पर एक शोध कमीशन की स्थापना की, जिसके आप निर्देशक बने। छठा मानव भूगोल की समस्याएं 1942। यद्यपि डिमाजिया 1920 से ही इस ग्रंथ को लिखते रहे, परंतु इसका प्रकाशन आपकी मृत्यु के पश्चात ही संभव हो सका।
यह मानव भूगोल का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। सन 1942 में इसका प्रकाशन हुआ। सातवां, विश्व भूगोल। इस श्रृंखला के अंतर्गत 1947 से 1948 में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एवं यूरोप के निम्न देशों के आर्थिक भूगोल का वर्णन है। इसमें से फ्रांस का आर्थिक भूगोल नामक खंड को संपूर्ण यूरोप में विशेष मान्यता मिली एवं यह एक प्रामाणिक ग्रंथ माना गया। चिंतन। डिमाजिया ने समय समय पर भौगोलिक, भौतिक, भूगोल, आर्थिक एवं मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ग्रामीण बस्तियां, यातायात प्रणाली, भौगोलिक अध्ययन हेतु विशेष प्रश्नावली आदि पर अपने उत्कृष्ट मत प्रकट किए। भौतिक भूगोल पर आपने पिकार्डी के प्रादेशिक भूगोल एवं लिमोसियन पर लिखे शोधपूर्ण लेखों 1910 में वहां के अपरदन चक्र का विस्तृत वर्णन करते हुए डेविस की सामान्य अपरदन चक्र चिंतन के विरुद्ध वहां के विशेष भौतिक परिवेश में विकसित चेक्यूर्ड सीरीज ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन को उस प्रदेश विशेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना। आपके इस शोधपूर्ण लेख से डेविस इतने प्रभावित हुए कि स्वयं उन्होंने डिमाजिया के साथ इस प्रदेश की प्रवाह व्यवस्था के स्वरूप के निरीक्षण हेतु यहाँ की यात्रा भी की। इस प्रकार भू आकृतिक विज्ञान पर डिमाजिया का चिंतन अधिक व्यवहारिक एवं तथ्यात्मक था। चूंकि डिमाजिया स्वयं कभी भू विज्ञान के छात्र नहीं रहे, न ही इस ओर उनका विशेष झुकाव ही था, अतः यह स्थलाकृति विज्ञान के चिंतन को अधिक आगे नहीं बढ़ा पाए। मानव भूगोल उनकी रुचि प्रथम और अंतिम विषय बना रहा। मानव भूगोल उनका सबसे रुचिकर विषय था। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित उनके मानव भूगोल में जीवन पर्यंत के कार्यों का संकलन 1902 से 1940 तक। अतः यह इस दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण है। डिमाजिया की मानव भूगोल संबंधी संकल्पनाओं का संकलन माना जा सकता है। डिमाजिया ने सकल भौगोलिक परिवेश के लिए ज्योग्राफिकल मिलेनियू शब्द का प्रयोग करते हुए उसे मानव भूगोल के अध्ययन में समझाना विशेष महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार मानव भूगोल मानव समूह एवं उसके कार्यों को सकल भौगोलिक परिवेश से पूर्णतः संबंधित मानते हुए अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन हेतु 4 प्रकार से विषय के जांच की सलाह दी। पहला, प्राकृतिक परिवेश, स्वरूप एवं उसका विश्व के विभिन्न प्रदेशों में बसने वाले जन एवं जीवन पर प्रभाव व विकास हेतु आए प्राकृतिक बाधाएं आदि के पृष्ठभूमि के रूप में निर्धारण। उसका यह चिंतन ब्लाश एवं हर्बर्टसन से प्रभावित माना जा सकता है। मानव द्वारा आपने विकास हेतु सांस्कृतिक परिवेश का विकास एवं सभ्यता के बढ़ते हुए चरण, इसमें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित सभी प्रकार की सांस्कृतिक दशाओं, मानव कौशल एवं तकनीक को सम्मिलित कर उसका व्यापक वर्णन किया गया है। तीसरा, मानव प्रजातियों का वितरण, इसमें विश्व के विभिन्न भागों में सभ्यता एवं मानव कौशल के विकास के स्तर के अनुसार मानव समाज वितरण प्रणाली का स्वरूप निर्धारित करना सम्मिलित है। विश्व की प्रधान मानव प्रजातियां एवं उसका विकास का स्तर व सामाजिक स्वरूप पर भी डिमाजिया ने प्रकाश डाला। वर्तमान में यह मानव आचरण से विशेष रूप से संबंधित माना गया।
चौथा, भूमि पर किए गए कार्यों द्वारा विशेष आवास स्थल पर अथवा बस्तियों का स्वरूप निर्धारण। इसमें ऐसे कार्यों से दृश्य भूमि विकास पर पड़े प्रभाव को भी अप्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ग्रामीण अधिवास प्रारंभ से ही डिमाजिया का प्रिय विषय बना रहा। अतः गांव, खेत, खलिहान, बाड़े, मार्ग, सीमाएं आदि को भी इसमें स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नगरीय बस्तियों को भी मानव अधिवास में महत्वपूर्ण माना। डिकिंसन ने डिमाजिया की सहज बुद्धि एवं भविष्य को देखने की क्षमता को समझने हेतु इस विद्वान के मन के चिंतन का प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया। डिमाजिया को उनके अंतिम दिनों में सहायक जीन गोटमान के अनुसार 1932 से 33 में नवीन भूगोलवेत्ताओं के उन कार्यों को पूरा करने का भार सौंपा जिन्हें कि वह अपने विशेष चिंतन में निरंतर व्यस्त रहने से आगे नहीं बढ़ा सके। ऐसा कार्य उनके अनुसार 4 स्तरीय है। पहला, सुदूर पूर्व में उफनता हुआ मानव समूह। इस संपूर्ण समस्या को सभी स्तरों पर अध्ययन हेतु उन्होंने कुछ छात्रों को विशेष आकर्षित भी किया। 2, गौरवर्ण एवं श्यामवर्ण के निग्रो प्रजातियों के बीच सहज संबंध विकसित हेतु निरंतर अनुकूलता बनाए रखना आज भी यह एक ज्वलंत समस्या है। तीसरा, शुष्क प्रदेशों में सिंचाई, उसका विकास, उसकी समस्याएं, बाधाएं, प्रतिकूल प्रभाव व उनका निराकरण आदि। चौथा, महानगरों का विकास व स्वरूप एवं संदर्भित समस्याएं व निराकरण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।